welcome to Learners Empire. Today we have another lecture on section 17, 18, 19, 20, 21 and 22. आज का हमारा जो लेक्चर है सीपीसी का वो सेक्शन 17 से हम स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 17 क्या कहता है suits for immovable property situate within jurisdiction of different courts. सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर कोई भी एक ऐसा प्रॉपर्टी हो जिसका जुरिस्डिक्शन डिफरेंट कोर्ट्स पे हो में आता है। सपोज हो कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा कोर्ट्स में फॉल करता है, तो उस सूरत में जो प्लेंटिफ है वो किसी भी अदालत में अपना केस फाइल कर सकता है। सपोज हो कि कितना बड़ा प्रॉपर्टी है, इतना जो इसका एरिया है वो इतना ज्यादा है कि जो एक से ज्यादा कोर्ट्स के डोमेन में वो आता है। सपोज वो 2, 3 या 4 कोर्ट्स के डोमेन में फॉल करता है, तो फिर प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपना मुकदमा कोर्ट ए में या कोर्ट बी में या कोर्ट सी में किसी भी अदालत में फाइल करे। सेक्शन 17 डिस्कस यही चीज करता है। और सेक्शन 18 व्हाट डज इट सेज, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन आर अनसर्टेन। सेक्शन 18 ये कहता है सपोज हो कि ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ पे जो उसकी लोकल लिमिट्स है उसके बारे में जो अदालत है वो श्योर नहीं है। मींस अभी जो केस फाइल करने वाला प्लेंटिफ है उसको पता नहीं है कि अभी ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये ए के एरिया में आता है या बी का एरिया में आता है या सी का एरिया में आता है। तो उस सूरत में प्लेंटिफ के पास क्या ऑप्शन मौजूद है, सेक्शन 18 ये डिस्कस करता है। 17 ने तो ये कहा कि प्लेंटिफ के पास जब जहाँ पे प्रॉपर्टी 2-3 अदालतों में फॉल करे उनके डोमेन में, तो प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है तो किसी भी अदालत में अपना केस फाइल करे। लेकिन 18 ने ये कहा कि अगर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ पे प्लेंटिफ को पता नहीं है कि इसका प्रॉपर्टी कौन सा अदालत में फाइल होता है या इसका केस कौन सा अदालत में फाइल होता है, तो इस सूरत में प्लेंटिफ के पास एक ऑप्शन है, वो ये है कि कोर्ट से एक रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट इशू करवाए। कोर्ट इशू करे एक रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट और रिकॉर्ड में ये कहे कि ये जो इसका प्रॉपर्टी है ये मेरे डोमेन में आता है। सपोज कि हमारे यहाँ पे कैसा प्रॉपर्टी है जो रिलेटेड अभी ए का भी डोमेन में थोड़ा बहुत आता है और बी का डोमेन में बिल्कुल ही नहीं आता है। सपोज बी का डोमेन ये उसमें नहीं आता है, तो ए का डोमेन में थोड़ा बहुत फॉल करता है इसका प्रॉपर्टी। तो उस सूरत में सपोज कि एक प्रॉपर्टी है और जो कि ए के डोमेन में थोड़ा बहुत फॉल करता है लेकिन बी के डोमेन में बिल्कुल फॉल ही नहीं करता है, तो इस सूरत में ऑप्शन ए के पास मौजूद है जो एक कोर्ट है या जो अदालत है वो एक रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट इशू करवाए और रिकॉर्ड में ये कहे कि ये इसका जो प्रॉपर्टी वो मेरे डोमेन में आता है, और फिर उसके बाद प्लेंटिफ वहां पे केस फाइल करेगा और फिर ये केस किसी अदालत में ये कंटिन्यू होगा और जारी होगा। वो किस सूरत में होगा, वो इस सूरत में होगा जब प्रॉपर्टी अनसर्टेन हो, कोर्ट को पता नहीं हो या प्लेंटिफ को पता नहीं कि इसका जो डोमेन है या इसका एरिया है वो किस कोर्ट में आता है। तो इस सूरत में पर कोर्ट एक रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट इशू करवाएगा। लेकिन 17 में ऐसा रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट इशू नहीं होता है और प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी अदालत में अपना केस फाइल कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 क्या कहता है, सेक्शन 19 ये डिस्कस करता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 17, 18, सेक्शन 17 और 18 और बिफोर दैट वो सारे हमारे यहाँ पे केसेस थे जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड था। अभी हमारे यहाँ पे सेक्शन 19 है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सन। अगर कोई शख्स के खिलाफ आपने केस फाइल करना है सिविल सूट का या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपने उसके खिलाफ केस फाइल करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो सेक्शन 19 ने डिस्कस किया है। सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर कोई शख्स कोई रॉन्ग करे, कोई काज ऑफ इफेक्ट उसका हो, तो उसके पास तो फिर प्लेंटिफ के पास क्या ऑप्शन है, वो कहां पे अपना केस फाइल कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे सेक्शन 19 ये कहता है कि प्लेंटिफ के पास 3 ऑप्शंस मौजूद है, वो 3 एरियाज पे अपना केस फाइल कर सकता है। नंबर 1, जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, रिजाइड मींस रह रहा हो, वहां पे प्लेंटिफ अपना केस फाइल कर सकता है। सपोज कि डिफेंडेंट जो कराची में रह रहा है तो प्लेंटिफ के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो कराची में उसका अपना मुकदमा फाइल करे। नेक्स्ट वन इज देयर कैरीज ऑन बिजनेस। कैरीज ऑन बिजनेस मींस वो अपना बिजनेस कैरी करता है या वो बिजनेस करता है लाहौर में, तो सेकंड ऑप्शन प्लेंटिफ के पास मौजूद है कि वो केस फाइल करे लाहौर में। नंबर 3 है वर्क्स फॉर गेन। सपोज कि उसके डिफरेंट ऑफिसेस है, वो कोई और एरिया में है, लाइक लेट्स डिस्कस कोयटा, उसकी डिफरेंट ऑफिसेज है और उसका एक ऑफिस कोयटा में मौजूद है। तो प्लेंटिफ के पास ऑप्शन क्या है, पहला
कराची में अपना केस फाइल करे क्योंकि डिफेंडेंट वहां पे रह रहा है। सेकंड ऑप्शन प्लेंटिफ के पास मौजूद है कि अगर वो बिजनेस कर रहा है लाहौर में तो अपना केस लाहौर में फाइल कर सकता है। नंबर थर्ड, अगर उसका कोई और ऑफिस किसी और जगह पे है फॉर वर्क फॉर गेन कर रहा है कोयटा में, तो उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो कोयटा में केस फाइल कर सकता है इन तीनों एरियाज में। इनके अलावा वो प्लेंटिफ किसी और जगह पे अपना केस फाइल नहीं कर सकता है। ये किस कौन सी सूरत में होंगे? जब मूवेबल प्रॉपर्टी होगा या रॉन्ग फॉर पर्सन होगा, इन सूरत में प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पे सेक्शन 19 is clear to you people. Next one, section 20. Section 20 says that other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arises. अभी हमारे यहाँ पे सेक्शन 19 और सेक्शन 20 दोनों में हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है resides carries on business works for gain, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है resides carries on business works for gain, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जब हम लोग सेक्शन 19 का डिस्कस करते हैं तो सेक्शन 19 में सिर्फ एक ही डिपेंडेंट का जिक्र है। सेक्शन 19 ओनली टॉक्स अबाउट वन पर्सन एज अ डिपेंडेंट, लेकिन सेक्शन जब हम लोग 20 के बारे में डिस्कस करते हैं, सेक्शन 20 ये कहते हैं डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स मींस सपोज हो कि ए बी सी, अभी ये तीन डिपेंडेंट्स हमारे यहाँ पे। अभी आपने एक प्लेंटिफ है, उसने मुकदमा फाइल करना है इन तीनों के खिलाफ। ए के भी खिलाफ उसने मुकदमा फाइल करना है, बी के भी खिलाफ फाइल करना है, सी के भी खिलाफ उसने सिविल सूट दीवानी मुकदमा फाइल करना है। तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास जो प्लेंटिफ है उसके पास ऑप्शन यहाँ पे ये है कि ये जो तीन है, अभी सपोज कि ए है, ए रिजाइड करता है कराची में, या सपोज कि हम लोग ए का एग्जांपल लेते हैं, वो क्या कर रहा है कराची में, बी और नेक्स्ट वन है जो बी है वो रह रहा है लाहौर में, सी है वो रह रहा है इस्लामाबाद में। तो इन सूरतों में जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा कि वहां पे सेक्शन 19 में सिर्फ एक ही शख्स था, आप उसके खिलाफ मुकदमा फाइल कर रहे थे। यहाँ पे एक से ज्यादा शख्स है और सबका जो आपके ग्रीवेंसेस सबके सिमिलर है और सबसे आप एक ही चीज क्लेम कर रहे हो, तो इन सूरतों में ये तीन एज अ सिंगल पार्टी ट्रीट होंगे। तो इस सूरत में ए बी सी में आप किसी के भी सपोज कि ए रह रहा है कराची में, बी रह रहा है लाहौर में, सी रह रहा है इस्लामाबाद में, तो इन सूरतों में आप कराची में भी मुकदमा फाइल कर सकते हो इन तीनों को एक साथ मिला के, लाहौर में भी मुकदमा फाइल कर सकते हो या इस्लामाबाद में भी मुकदमा फाइल कर सकते हो। फर्स्ट वन जहाँ पे हम कह रहे हैं रिगार्डिंग रिजाइड, फर्स्ट वन क्या था कि जहाँ पे कोई डिपेंडेंट रह रहा है, सपोज कि ये रह रहा है कराची में तो आप कराची में मुकदमा फाइल कर सकते हो, बी रह रहा है लाहौर में आप लाहौर में मुकदमा फाइल कर सकते हो, सी रह रहा है इस्लामाबाद में आप इस्लामाबाद में मुकदमा फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट वन है सपोज उनका बिजनेस है, ए का बिजनेस है वो है लाहौर में, तो आप उसमें मुकदमा फाइल कर सकते हो। बी का बिजनेस है सपोज इस्लामाबाद में, आप वहां पे मुकदमा फाइल कर सकते हो। सी का बिजनेस है सपोज कि कोयटा में, जो सी का बिजनेस है वो कोयटा में है, आप वहां पे मुकदमा फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट वन है वर्क्स फॉर गेन, सपोज कि जो ए है वो वर्क फॉर गेन करता है रावलपिंडी में, आप वहां पे मुकदमा फाइल कर सकते हो। बी है वर्क फॉर गेन करता है मुल्तान में, आप वहां पे मुकदमा फाइल कर सकते हो। और सी है वर्क फॉर गेन करता है गुजरात में, तो आप वहां पे मुकदमा फाइल कर सकते हो। तो एक से ज्यादा जब डिफेंडेंट्स होंगे, और यही जब जो हम तीन कंडीशंस यहाँ पे पढ़ा था, ये तीन कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं और इसी का यही सेम नेचर है, लेकिन डिफरेंस ये है यहाँ पे एक शख्स के लिए एक ही डिपेंडेंट था, यहाँ पे एक से ज्यादा डिपेंडेंट है। और सारा जो यहाँ पे सेक्शन 19 था, सेक्शन 20 भी सिमिलर लेकिन एक से ज्यादा डिपेंडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट वन है हमारे यहाँ पे सेक्शन 21। सेक्शन 21 सेज ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन। ऑब्जेक्शन मींस आपका जो अदालत का जुरिसडिक्शन है उसके खिलाफ आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। और ये कहता है कि जब कभी भी आपने ऑब्जेक्शन उठाना है अदालत के खिलाफ कि सपोज कि जो अदालत का जुरिसडिक्शन है ये काबिल कबूल नहीं है और अदालत इस केस को ट्रायल नहीं कर सकता है, तो आपके पास ऑप्शन है एज अ प्लेंटिफ कि आप अपना ऑप्शन उठाओ एट द फर्स्ट स्टेज और एट द अर्लीस्ट स्टेज। सपोज कि जैसे ही जो आपने केस फाइल कर दी एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आ गया रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, सो डिफेंडेंट वहां पे ही कहेगा कि ये जो कोर्ट है ये नॉट कॉम्पिटेंट है, यानी कि इसका एरिया में ये फॉल नहीं होता है, तो
जो डिफेंडेंट उसके पास फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है एट द अर्लीस्ट स्टेज, वो अपना जो उसका केस है उसके खिलाफ जो उसकी जुरिसडिक्शन है वहां पे ऑब्जेक्शन करे। लेकिन अगर डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन वहां पे नहीं करता है तो फिर उसके पास जब वो जाता है एपेलेट फॉर्म में या रिविजनल कोर्ट में, और वहां पे ऑब्जेक्शन ये कहता है कि जो कोर्ट था वो कॉम्पिटेंट नहीं था। और क्यों कॉम्पिटेंट नहीं था? क्योंकि उसकी जुरिसडिक्शन में ये केस फॉल नहीं करता था। तो इस सूरत में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 उसका केस को नहीं सुनाया जाएगा, और जो स्टेटमेंट पहले था या जो ऑर्डर या डिग्री पहले हुआ था वो वैलिड तस्वर किया जाएगा। तो डिफेंडेंट के पास ऑप्शन मौजूद है कि जब कभी भी अगर उसकी जुरिसडिक्शन में केस फाइल नहीं होता है या जो अदालत है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसी स्टेज पे ऑब्जेक्शन रेज करें। उसके बाद अगर रेज करता है तो सेक्शन 21 उसको बाउंड करता है, उसको पाबंद करता है, और वो रेज नहीं कर सकता। अगर वो रेज भी करे फिर भी उसका केस को नहीं सुनाया जाएगा, क्यों? और अपेलेट कोर्ट पे या रिवीजन कोर्ट पे उसका कोई भी हैसियत नहीं है। नेक्स्ट वन है सेक्शन 21। ये कहता था सेक्शन 22 क्या कहता है? पावर टू ट्रांसफर सूट्स वेयर सूट्स मे पावर टू ट्रांसफर सूट्स व्हिच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। यहाँ पे सेक्शन 22 ये कहता है कि जो सूट्स है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो याद रखना, जहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हो वहां से आप अपना केस को किसी और जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। सपोज ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था we had discussed reside categories on these ओके। यहाँ पे डिफेंडेंट के पास ये जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 सिर्फ डिफेंडेंट को एक ऑप्शन देता है। वो कौन सा ऑप्शन है? कि डिफेंडेंट अपना केस ट्रांसफर कर सकता है एक अदालत से दूसरी अदालत में। लेकिन क्या शर्त हो? शर्त ये है कि अदालत कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कैसे कॉम्पिटेंट होना चाहिए? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था सेक्शन 19 में कि आप जब भी कभी भी केस फाइल करेंगे तो 3 ग्राउंड्स पे आप डिफेंडेंट के खिलाफ केस फाइल करेंगे। पहला ग्राउंड ये है कि डिफेंडेंट कहाँ जहाँ पे रह रहा है आप उस अदालत में केस फाइल करेंगे। नेक्स्ट वन है डिफेंडेंट जहाँ पे बिजनेस कैरी कर रहा है आप उस अदालत में केस फाइल करेंगे। नंबर थर्ड है जहाँ पे डिफेंडेंट वर्क फॉर गेन कर रहा है आप उस अदालत में केस फाइल करेंगे। सपोज ओके, यहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है कराची में और उसका जो बिजनेस है वो है लाहौर में, और वर्क फॉर गेन कर रहा है कोयटा में। अभी एज अ प्लेंटिफ आपने केस फाइल किया कराची में, तो डिफेंडेंट के पास ऑप्शन है कि वो अपने केस को कराची से लाहौर ट्रांसफर करें। तो सेक्शन 22 ये कहता है कि डिफेंडेंट के पास मौजूद ऑप्शन मौजूद है कि वो अपना केस जो कि कराची में है वो उसको लाहौर में ट्रांसफर कर सकता है, या जो लाहौर का केस है उसको कोयटा में ट्रांसफर कर सकता है on the condition that the court must be competent। और ये कब करेगा? ये तब करेगा at the earliest notice, जब कभी भी जब डिफेंडेंट को नोटिस मिलता है कोर्ट की तरफ से कि आपके खिलाफ ये ग्रीवेंसेस है, सो उस टाइम पे एज अ डिफेंडेंट उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने केस को एक अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफर करें। और ये ऑप्शन जो 22 है वो सिर्फ डिफेंडेंट के लिए है, ये इसमें प्लेंटिफ का कोई किरदार नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, होप यू लाइक्ड इट। If you have any question you can ask me. Goodbye.